जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बर्फ हटाने के काम की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए गांधरबल जिले का किया दौरा। डीसी कार्यालय में उन्होंने उपायुक्त से भी मुलाकात की। युवा राजपूत सभा द्वारा आज कटरा में बन रहे रोपवे के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे जेलों में बंद बेकसूर युवाओं को जल्द रिहा करने की मांग। जम्मू कश्मीर पुलिस साइबर अपराध जांच इकाई डोडा ने 8,40,090 रुपए मूल्य के 45 स्मार्टफोन का पता लगाया और उन्हें बरामद किया। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हाज एंड उमरा कंपनीज के अध्यक्ष शेख फिरोज ने बताया कि उड़ानें रद्द होने से टूर ऑपरेटरों को लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भूमि संपर्क की समीक्षा करने और बर्फ हटाने के काम की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए गांधरबल जिले का दौरा किया। यात्रा के दौरान वे गांधरबल डीसी कार्यालय में रुके, जहां उन्होंने उपायुक्त से मुलाकात की। उन्होंने चल रहे विकास परियोजनाओं पर चर्चा करने और उनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभागीय आयुक्त सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत भी की। उनके साथ उनके सलाहकार शाहमीर भी मौजूद रहे। उन्होंने विशेष रूप से मौजूदा खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए रोगी देखभाल, उपलब्ध सुविधाओं, चिकित्सा उपकरणों और डॉक्टरों की उपस्थिति की समीक्षा करने के लिए गांधरबल अस्पताल का भी दौरा किया। युवा राजपूत सभा द्वारा जम्मू में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस मौके पर सदस्यों ने कहा कि कटरा में रोपवे के खिलाफ अपनी आवाज उठाने वाले लोगों को जेलों में बंद किया है, वह सरासर गलत है, उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो अपने हक के लिए और अपनी रोजी रोटी के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें जेलों में बंद किया जा रहा है और इंजीनियर राशि जैसे लोगों को रिहा कर सरकार क्या बताना चाहती है। इस मौके पर उन्होंने एनजी प्रशासन से अपील करते हुए जल्द ही इस पर संज्ञान लेने और जेलों में बंद बेकसूर युवाओं को रिहा करने की मांग करते हुए चेतावनी भी दी और कहा कि यदि जल्द ही कोई कदम नहीं उठाया गया तो आने वाले दिनों में प्रदर्शन उग्र रूप ले धारण करेगा और जिसके जिम्मेदार केवल और केवल मौजूदा प्रशासन होगा। अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस जी वारदात है, ये तुसें सुनाना चाहना कि जेह्ड़े कटरा के साढ़े कुछ लोग जेह्ड़े जेल का अंदर बंद किए दे ओहदे लिए अज असीं जेह्ड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। तुंदे माध्यम कन्नै अस आखना चाहते हैं कि सरकार की जेह्ड़े लोग अपनी लड़ाई लड़ते हुई जिन्हें जेल च दिता गया बेकसूरे लोग, जिंदा कोई कसूर नहीं, क्योंकि गल है कि आदमी अपनी रोजी रोटी लिए बड़ा किश करता है। उन्हें भी अपनी रोजी रोटी लिए जदोजहद की है तो सरकार ने उन्हें अंदर कर दिते दा। सरकारी अस आखना चाहते हैं, अगर तुस इंजीनियर अरसीजे जाटे उन्हें बाहर कढ़ी सकते हो और जेह्ड़े मिलिटेंट लोग ने, देशद्रोही लोग ने, ते जेड़े लोग जय श्री राम आखने वाले, जय माता दी आखने वाले, उन्हें लोगों तुस जेल के अंदर रखा दो। हालांकि वो अपने हक को लड़ा देना, वो कोई गलत नहीं करा देन। तुंदे माध्यम को अस आखना चाहते हैं एलजी प्रशासन की भी कि उन्हें जल्द कोला जल्द रिहा किया जा, उनका कोई कसूर नहीं है। अगर सरकार ठीक आखदी पे अस डिवेलपमेंट चाहते हैं तो डिवेलपमेंट कोई जरूरी कटरे में की होर भी बड़े आस्थान श्राइन बोर्ड ने जड़ा कार्यकाल संभालिया इत्थे और उन्हें अदों दे एक्सपैरीमेंट पर एक्सपैरीमेंट किए गए हैं। क्या ये को पहले जिसलै श्राइन बोर्ड नहीं है हा ओले भी तो पूजा पाठ उत्थे होंदा हा, ओले भी देख रेख साढ़े मंदिरें दी होंदी ही। श्राइन बोर्ड के आने कारण उत्थे जड़ा धांधली चला दी हुण 1986 के बाद पहले हैलीकॉप्टर की सेवा दी गई, जड़ा लोगों आख्या गया कि विकलांग वास्ते जड़ा सेवा लाई गई है। विकलांग अज भी लाइन च लगे होंगे ने, जोड़े पैसे वाले लोग ने वो अज भी
ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ पर वैष्णो देवी धांधली चला देना असीं ये आखने ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ बैटरी कार लाई गई वो भी विकलांगियां नाल ही लाई गई कि विकलांग ਜਿਹੜੇ लोग ने उनके वास्ते लाई गई, बजुर्गों वास्ते लाई गई है। क्या बैटरी कार भी फेल है तो हैलीकॉप्टर भी फेल है ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਨੇ रोपवे ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ आगे कि युवा रायपुर सभा ने बिल्कुल कटरे का समर्थन किया, कटरा वासियों समर्थन किया और जी माता वैष्णो संघर्ष समिति बनी है वह बिल्कुल अस समर्थन करने और LG प्रशासन की गल जरूर आखना चाहते हैं जेडे भी बंदे उत्थों के डिटेन किए गए हैं 18 बंदे डिटेन किए गए हैं कटरे उन्हें जल्द को जल्द जरा आस्ते अल्टीमेटम देने कि अज शामी तोड़ी जरा उन्हें छड्डिया जा, नहीं तो युवा रायपुर सभा की जी टीम है वो कटरा कूच करेगी और कटरा वासियों के कन्नै जी उत्थे प्रोटेस्ट पर बैठेगी। क्या अज आखदे अस अपने देश में गुलाम हो गेदे हां, असेंगी एक पीसफुल प्रोटेस्ट जिहड़ा चला दा हा उत्थे ओहदे बिचा उन्हें लोगों की चुक्किया लेता गया। अस आखने कि अज अस उस देश में गुलाम हो गेदे हां, असें अंग्रेजों को गुलामी नहीं मिली ही, लेकिन पिछले 4-5 साल दे अस जिहड़े जदों ड्यूटी लगी दी है तो अस गुलामी बिच हां, क्योंकि असें अपना हक मंगने का जिहड़ा वो मौका नहीं मिला दा है। असीं ये आखने कि जेह्ड़ी साड़ी लड़ाई कटरे वासी लड़ा दे न ओहदे च युवा रायपुर बिल्कुल शाना बशाना उन्हें खड़ोती दी है। और असीं ये गल आखने कि अज शामी तोड़ी जिहड़ा टाइम उनके कोल है तो नहीं तो कल उस युवा रायपुर सभा जिहड़ी सवेरे कटरे की कूच करे और आम जनता को सेवाएं प्रदान करने और उनकी शिकायतों को दूर करने के अपने प्रयासों को जारी रखते हुए साइबर अपराध जांच इकाई डोडा को मोबाइल फोन गुम होने के बारे में विभिन्न शिकायतें मिली और अथक प्रयासों के बाद PSI अंकुश नागरा के नेतृत्व में डोडा पुलिस की साइबर अपराध जांच इकाई ने CEIR पोर्टल और ESU डोडा की तकनीकी मदद से देश के विभिन्न राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों जैसे राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आदि के 45 खोए हुए मोबाइल फोन का पता लगाया है और उन्हें बरामद किया, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 8,40,090 रुपए है। SSP डोडा संदीप कुमार मेहता ने बरामद मोबाइल फोन को जिला पुलिस कार्यालय डोडा में उनकी असली मालिकों को सौंप दिया। SSP डोडा ने आम जनता से अपील की कि वे अपने मोबाइल का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि उनमें व्यक्तिगत डाटा होता है और मोबाइल फोन के दुरुपयोग की पूरी संभावना बनी रहती है। भारत भूषण कैसा लग रहा है? फोन मिल गया है, कैसा लग रहा है? देखिए, JNK पुलिस का हमेशा एंडेवर रहा है कि वो पब्लिक की हेल्प के लिए जहाँ तक हो सके वो कार्य करें, कार्यरत हैं हमारे सारे लोग, सारी टीम्स। और इसी जो है कड़ी में हमने टोटल 45 मोबाइल फ़ोन्स जो है वो हमने रिकवर किए हैं और जिनकी कीमत मार्केट में अगर देखी जाए तो तकरीबन 8.5 लाख रुपए की है। और एक आम इंसान के लिए मोबाइल फ़ोन एक बड़ा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट आइटम है आज की डेट में, जहाँ पे उन्हें जो है वो हर एक चीज़ जो है वो उसमें होती है सेव की हुई। तो किसी का मोबाइल खो जाना एक पर्सनल लॉस सा जो है वो दिखता है और बहुत ज़्यादा जो है उसकी फीलिंग रहती है। तो हमने कड़ी मेहनत करके हमारी जो टीम है CCIU की, उन्होंने कड़ी मेहनत करके 45 मोबाइल्स जो हैं 45 मोबाइल्स जो हैं वो रिकवर किए हैं। ये हमारी जो यूनिट है साइबर इन्वेस्टिगेटिव यूनिट जो है ये इसी साल फरवरी 2024 में ही स्थापित हुई थी और इन्होंने पहले भी जो है वो एक 76 मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो रिकवर किए हैं। तो टोटल मिला के आज की डेट में 121 मोबाइल फ़ोन्स जो है वो रिकवर हुए हैं, जिनकी मालियत जो है वो लाखों रुपए में है। तो मैं बधाई देना चाहता हूँ ये हमारी टीम को कि इन्होंने वो जो है वो बहुत अच्छी मेहनत करके
लोगों की जो एक मुश्किलात थी वो सुलझाई है और उनको जो है उनके मोबाइल्स वापस करवाए हैं। देखें, कोई भी चोरी अगर हुई हो, आप इसे चोरी भी कह सकते हैं, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि आप कहीं पे गए हैं और आपका मोबाइल जो है कहीं पे रह गया, आपकी जो है वो आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप उतरे हैं और आपका फ़ोन वहाँ पे रह गया, किसी को मिल गया, तो इट इज़ नॉट एग्जैक्टली चोरी, बट आपका ये दिस इज़ केस ऑफ लॉस्ट मोबाइल्स। सो ऐसे केसेस में मैं सभी से अपील करूंगा कि सबको जो है वो एक तो रिपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी दूसरे हाथों में भी जा सकता है और मिसयूज़ हो सकता है। सेकेंडली, अगर आप रिपोर्ट करेंगे तभी आपकी चीज़ जो है वो मिलेगी। सेकंड, इसमें थर्ड पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक CEIR करके एक पोर्टल जो है वो बनाया है। उसके लिए हमने कल भी एक प्रेस रिलीज में बताया था कि सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो है ये करके एक पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल में आप जाके रजिस्टर करवा सकते हैं, तो आपकी मोबाइल की किसके पास चल रहा है वो आपके पास जो है वो आ जाएगा, और वही चीज़ आप जो है वो पुलिस स्टेशन में बता के यू कैन गेट योर मोबाइल फोन बैक। जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उमरा कंपनीज के अध्यक्ष शेख फिरोज के अनुसार भारी बर्फबारी और उड़ानें रद्द होने के कारण लगभग 700 से 800 उमरा यात्री श्रीनगर और दिल्ली में फंसे हुए हैं। स्थिति सामान्य होने तक यहीं रहेंगे। उन्होंने कहा कि उड़ानें रद्द होने से टूर ऑपरेटरों को लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। फ्लाइट्स थी, बहुत सारे लोग जो जाने वाले थे, अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम लोग क्रॉस कर गए, जो क्योंकि फ्लाइट सुबह की थी तो वो निकल गए। फिर दोपहर के बाद 4 बजे के बाद बर्फबारी की वजह से फ्लाइट्स कुछ कैंसिल हो गई, लेकिन उससे हमारा इफेक्ट नहीं हो गया। लेकिन आज जितनी भी फ्लाइट्स थी तो कम से कम 700-800 लोग जो अभी आज जाने वाले थे वो सारे कैंसिल हो गए। उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलात जितने भी ट्रैवल एजेंट्स को हैं उन सबको मुश्किलात पेश आ रहे हैं और लोगों को भी मुश्किलात पेश आ रहे हैं। मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। और जो फ्लाइट्स आज सुबह जिद्दा से दिल्ली पहुंची वो अभी दिल्ली में स्ट्रैंडेड है, वो भी कोई 500-600 लोग हैं जो मुझे रिपोर्ट, जो मुझे सुबह से डेस्परेट कॉल्स आ गई। तो अब जो दिल्ली में लोग स्ट्रैंडेड है उनके लिए कोई रिहाइश का इंतजाम नहीं है, एकोमोडेशन की कोई बहुत जो हमारे सामने मुश्किलात का सामना है। अभी हमने एयरलाइंस के साथ बात की। एयरलाइंस को मैं आपके वसातत से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन स्ट्रैंडेड पैसेंजर्स जो दिल्ली में रहे हैं उनका एकोमोडेशन का इंतजाम किया जाए जितना जल्दी हो सके, चाहे वो एयर इंडिया से हैं या एयर इंडिगो से, यही 2 एयरलाइंस से हैं। कुछ लोग आकाशा से भी हैं, तो अगर उनके कुछ स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं तो उनके लिए एकोमोडेशन का इंतजाम किया जाए। और अब जो लोग इधर से श्रीनगर से आज जाने वाले थे उसकी वजह से जो उनकी एकोमोडेशन मक्का मुकरमा में थी वो कैंसिल हो जाएगी और नो शो हो जाएगा, उसका सारा बर्डन ट्रैवल एजेंट पे आ जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ी परेशानी है। और ये ट्रैवल एजेंट आपको जैसे पता है कोई इतने बड़े लोग नहीं होते हैं, अनएम्प्लॉयड यूथ्स मोस्टली है जिन्होंने ये काम स्टार्ट किया हुआ है, वो बेचारा इतना बर्डन नहीं फेस कर सकते हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहता हूं, जो लोग जाना चाहते हैं और एक नेक मकसद से जाना चाहते हैं, तो कम से कम अपने ट्रैवल एजेंट से बात करके उनको देखिए कोई बड़ा नुकसान तो नहीं है उसको, तो वो किस तरह से शेयर करने। हम होटल वालों से भी रिक्वेस्ट करेंगे, उनके साथ बात भी करेंगे, नो शो ना हो, कम से कम 1-2 दिन का तो रिटेंशन लग ही जाएगा, नो शो हो जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि वो जितना बच सके बचे, सारा लोड उस पर ना डाले, क्योंकि वो बेचारे को मैक्सिमम 3 या 4 हजार रुपये पर पर्सन प्रॉफिट होगा। तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि उसका नुकसान, वो जो कुव्वत है बर्दाश्त करने की वो इतनी ज्यादा नहीं है। और अब जिन लोगों को फ्लाइट कैंसिलेशन हो गई उनसे मैं दरखास्त करता हूं कि वो थोड़ा सब्र तहम्मुल से काम लें। जब तक हमारे पास नेक्स्ट फ्लाइट्स डेट्स नहीं आती हैं तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब यही इन्हीं एयरलाइंस को अकोमोडेट करना होगा। ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ऑलमोस्ट सारी फ्लाइट सोल्ड आउट है, लेकिन अब हमने उनके साथ बात चल रही है, वो अकोमोडेट करेंगे नेक्स्ट 3-4 डेज या 5 दिन। तब तक आप बिल्कुल इत्मीनान से रहिए, हम आपको ले जाएंगे, आपके वीजाज लगे हुए हैं, टिकट्स सारा पेमेंट हो चुका है, होटल्स हमने दिया हुआ है, हर एक चीज पेड है आपका। लेकिन अब ये सारा डिले हो जाएगा। जो ही अवेलेबिलिटी निकल आएगी आपको अपना टूर ऑपरेटर जो है, ग्रुप लीडर है, वो आपको फोन करेगा और आपको
वहां पर पहुंचा देगा। मैं गवर्नमेंट के साथ भी अपील करना चाहता हूं कि देखिए, अगर आज फ्लाइट्स आती भी लेकिन एयरपोर्ट तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, तो थोड़ा सा प्रेफरेंस इन उम्रा पैसेंजर्स को दिया जाए। ट्रैफिक पुलिस में इस्तदा है, जहां पर भी जो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करें ताकि इनकी जो ऑनवर्ड फ्लाइट है वो अगर कैंसिल हो जाएगी तो बहुत बड़ा मुश्किल, बहुत बड़ा बवाल इनको हो जाएगा। कल हमारे परसों सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट है मंडे को, वो कल लोगों को यहां से श्रीनगर से जिनकी एक दिन पहले रखी हुई है एहतियातन तौर पर, अगर कल फ्लाइट ना हुई तो उनको किसी भी सूरत में बाय रोड निकलना पड़ेगा। मैं ट्रैफिक पुलिस से अभी रिक्वेस्ट करता हूं, ये जो लोग हैं कल अगर उनको फ्लाइट नहीं मिली, इन एनी केस खुदा न करे अगर फ्लाइट मिली तो ठीक है, अगर फ्लाइट नहीं मिली तो वो उधर से एयरपोर्ट से ही गाड़ियों के जरिए से दिल्ली रवाना होंगी, क्योंकि आगे की फ्लाइट अगर कैंसिल हो गई तो एक बहुत बड़ा कैटास्ट्रॉफ होगा इन ट्रैवल एजेंट्स के लिए। ये लोग नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे वो इतना बड़ा नुकसान। तो आप ट्रैफिक पुलिस से इस्तदा है, एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से इस्तदा है कि अगर कल ऐसी सूरत हाल हुई तो इन सब लोगों को फैसिलिटेट करें। मुझे कोई नंबर, कोई हेल्पलाइन बता दें ताकि मैं उन लोगों के साथ इन टच रहूं। थैंक यू। जैसे कितने हैं और कितना लॉस ट्रैवल एजेंट्स को हुआ? नहीं, जिन लोगों की फ्लाइट श्रीनगर से है, जैसे इंडिगो है या एयर इंडिया है फ्लाइट, उनकी अगर ये ड्यू टू बैड वेदर कैंसिल होगी उसमें नुकसान नहीं हो जाएगा, वो दूसरी फ्लाइट हमको देंगे। लेकिन उनका नुकसान सिर्फ जो मक्का एकोमोडेशन का होगा, अगर उन्होंने नो शो कर दिया तो वो नुकसान हो जाएगा। वो भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। 50% ऑफ पैकेज तो 50-60% पैकेज का नुकसान उधर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर सऊदी एयरलाइन जिनके पास है, उनको अगर वो नहीं पहुंच पाए तो उनका सारा कैंसिलेशन हो जाएगा। बहुत बड़ा नुकसान है वो। तो ट्रैवल एजेंट्स के लिए कितना जो एस्टिमेटेड नुकसान है वो कितना होगा? असल में देखिए, अगर आप अलग से ट्रैवल करते हैं, आप फर्ज करें आप श्रीनगर से दिल्ली का आज की फ्लाइट है और कल आपको सऊदी की फ्लाइट है, आज तो आप नहीं जा पाए। अगर आप इंडिविजुअली ट्रैवल करो तो ये नुकसान कौन बेयर करेगा? आप बेयर करोगे क्योंकि आप पहुंच नहीं पाए। लेकिन अजीब एक सिस्टम है, जो ही ये ट्रैवल एजेंट का ग्रुप होगा, अगर जो लोग आज नहीं पहुंच पाए, कल उनकी फ्लाइट नो शो होगी, पैसेंजर उसके सब लोड उसके ऊपर डाल देता है। मैं वसूख के साथ कहता हूं, कर्जा उठाकर लोगों ने उन लोगों को उम्रा कराया। तो लोगों को अब ये सेंस आनी चाहिए कि अगर फ्लाइट कैंसिल हो गई ड्यू टू मतलब इन हालात की वजह से, इसमें ट्रैवल एजेंट की कोई खता तो नहीं होती है, वो बेयर करना होता है, वो आपको उसके साथ शेयर करना होता है। वो बेचारा नहीं कर पाएगा। 50,000 रुपए की दिल्ली जिद्दा सऊदी एयरलाइंस की टिकट है, तो अगर 40 लोग हो गए तो 20 लाख रुपए वो कहां से लाएगा? और हम दिए हैं, मगर वो उन उम्रा ज़ायरीन को बताना चाहिए, उनको पता होना चाहिए जो एक बहुत मुकद्दस काम से जा रहे हैं, उस वक्त उनको अपना दामन नहीं छुड़ाना चाहिए। यार आपकी जिम्मेदारी है, चाहे सुनो हो, वॉर हो, ये हो, आपका पैसा गया डूब गया, आपका पैसा डूब गया, ऐसा नहीं होता है। कि अगर वो इंडिविजुअली खुद बेयर करेगा अपना कॉस्ट, तो एज ए ग्रुप लीडर भी एज ए ग्रुप के साथ जाए तो उनको भी अपना बेयर कॉस्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट से क्या आप चाहते हैं? गवर्नमेंट से बस फैसिलिटेट करें। मतलब मैं गवर्नमेंट से ज्यादा ये तो नहीं कहूंगा कि वो हमको कंपनसेट करे, पैसा दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट का तो नहीं है। लेकिन फर्ज करें, जैसे मैंने आपको बोला, मंडे के दिन हमारी सऊदी एयरलाइंस की फ्लाइट्स है। कल जो लोग अगर फ्लाइट ना गई तो वो कोशिश करेंगे कि दिल्ली पहुंचने की कोशिश करेंगे बाय रोड। अब जैसे कल की सिचुएशन है कि कल 6-6 घंटे ट्रैफिक जैम रहा टनल्स में, तो इधर थोड़ा सा फैसिलिटेट करें। जब उन्होंने एक गवर्नमेंट के बहुत बड़े एक जो लोग जा रहे थे उनके लिए फैसिलिटेट किया, उनको पहुंचा दिया। ये उम्रा ज़ायरीन है, मुकद्दस काम के लिए जा रहे हैं, किसी पर बोझ नहीं है, बस इतना तो फैसिलिटेट करवा सकते हैं। अगर इसके लिए कोई हेल्पलाइन ट्रैफिक पुलिस खोल दे, अगर ऐसे लोग कुछ लोग हैं उनको थोड़ा सा मदद करें, ये हम चाहते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं। एसएमसी आयुक्त डॉक्टर ओवैस अहमद ने आज कहा कि सुबह से ही विभिन्न वार्डों में वितरित 40 से अधिक मशीनों के साथ आंतरिक कॉलोनियों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मैनुअल निकासी के प्रयास भी चल रहे हैं। उन्होंने हालिया बर्फबारी के बाद बर्फ हटाने के प्रयासों की निगरानी के लिए शहर का दौरा किया। लाल चौक में मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर ओवैस अहमद ने कहा कि एसएमसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और कुशलता से काम भी कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछली रात से भी सड़कों पर जनशक्ति और मशीनरी तैनात कर दी गई थी और बर्फ हटाने वाली मशीनों ने प्राथमिकता वाली सड़कों को साफ करने के लिए रात भर काम किया, जिनमें अस्पतालों और मुख्य संपर्क मार्गों की ओर जाने वाली सड़कें भी शामिल हैं।
रोड्स हैं लगभग 400 किलोमीटर हैं जिनको हम लोग मशीनरी से क्लियर करते हैं। तो हमारे प्रायोरिटी 1 रोड्स पूरी तरह क्लियर है। रोड्स कनेक्टिंग हॉस्पिटल्स, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, मेन जो कॉलोनी के रोड्स हैं वो क्लियर किए गए हैं पहली प्रायोरिटी में। और उसके बाद अब हमारे सेकेंडरी रोड्स और इनर लिंक्स जो हैं उन पर काम चल रहा है। हमारे पास हर एक वार्ड में मशीनरी अवेलेबल है, हर एक वार्ड पे जो मशीनरी है वो काम कर रही है। हमारे रोड्स के अलावा MED जो हैं वो मेजर रोड्स और RNB कुछ रोड्स को क्लियर करते हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। जो इनर लिंक्स है जिनको मैनुअली क्लियर किया जाता है उसमें हमारी जो मैन पावर है वो डिप्लॉयड है। आपने देखा होगा सुबह 6 बजे से ही 5:30 बजे से 6 बजे से वो मशीनरी और मैन पावर जो काम कर रहे हैं। ख़ास तौर पे फुटपाथ्स और इनर लिंक्स जहाँ पे मशीन नहीं पहुँच सकती वहाँ पे हमारे जो ये मेहनती मैन पावर है वो काम कर रही है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमारे इवन इनर लिंक्स भी हैं, जो टर्शरी रोड्स भी हैं, वो दोपहर 2 बजे तक क्लियर हो जाएंगे। प्राइमरी रोड्स और हमारे मेन रोड जो हैं वो क्लियर है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। डी वाटरिंग स्टेशंस फंक्शनल है क्योंकि पानी जमा होने की दिक्कत रहती है। और वो कहीं पे कोई क्योंकि वो अपग्रेड भी हुए थे, उनमें पावर बैकअप भी है, तो इसलिए वो उसमें दिक्कत नहीं है। और जो डी वाटरिंग पम्प्स हैं वो भी हमारे स्टेशन है अलग अलग जगहों पे जो मोबाइल पम्प्स हैं। और हमारे पास इमरजेंसी के लिए भी पम्प्स अवेलेबल हैं जिनको हम कहीं पे डिप्लॉय कर सकते हैं अगर वाटर इनंडेशन ज़्यादा होता है। प्लस इस बार हम लोगों ने ये भी ख्याल रखा है क्योंकि ये चिले कला है और फ्रॉस्ट जमने का खतरा ज़्यादा है, तो मैक्सिमम जो मेन रोड्स हैं, मैक्सिमम जो मेन लेन्स बाय लेन्स हैं, उनमें हम लोग सॉल्ट स्प्रिंकलिंग भी करेंगे इवनिंग में, ताकि जो फ्रॉस्ट है वो मिनिमम हो, पब्लिक को तकलीफ कम हो, इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। एक तो हमने कल भी बहुत सारी जगहों पे हमारी मशीनरी गई थी रात में। हम लोग मेन कॉलोनी को अर्ली मॉर्निंग और रात में क्लियर कर रहे थे। वहाँ पे ये दिक्कत आई कि जो व्हीकल्स वगैरह पार्क थी कॉलोनीज़ की, उनको एक गुजारिश है वहाँ को कि वो डेजिग्नेटेड स्पॉट पे पार्क करें क्योंकि हमारी फिर गाड़ियाँ आगे नहीं जा पाती हैं और मैनुअल क्लियरेंस उन बड़ी रोड्स पे पॉसिबल नहीं है और उसमें देर लगती है। बाकी उसके अलावा हमारे जैसा मैंने आपको बताया कि प्रायोरिटी वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है रोड्स और प्रायोरिटी वाइज हम इनको क्लियर करते हैं। अभी जहाँ पे भी हमें कहीं पे इशू आ रहा है, भले ही वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी या थर्ड प्रायोरिटी में आता है, बट अगर कहीं इमरजेंसी SOS आता है हम उसको कॉन्टैक्ट वहाँ पे भेज रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है और पब्लिक से भी फीडबैक ले रहे हैं और वहाँ पे हम लोग मैन एंड मशीनरी भेज रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। तो क्लियरेंस हमारा साथ साथ में चल रहा है। और कहीं पे अगर कोई ग्रीवेंस भी आती है, कहीं पे कोई डिले है, तो वहाँ पे भी हम कंट्रोल रूम हमारा एक्टिव है, उस पर हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। कल मैं भी शाम को, जैसा आप जानते हैं, बाहर ही थे हम लोग और देख रहे थे कि हमारा जो लाल चौक है, रेजिडेंसी रोड, रिवर फ्रंट है और भी बड़े सारे ऐसे एरियाज़ हैं जिनको भी रिसेंटली अपग्रेड किया गया। इनमें बहुत सारा टूरिस्ट का आना रहा और बहुत सारे लोकल्स भी बाहर थे, लेट नाइट तक बाहर थे। उससे एक तो मोबिलिटी का भी पता चलता है कि स्नो क्लियरेंस भी थी, प्लस साथ साथ में बिजली जो थी, जो स्ट्रीट लाइट्स थे शाम के समय में, वो बहुत ही अच्छा नज़ारा था। स्नोफॉल के साथ साथ जो हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स हैं वो खिल के सामने आ रहे थे, तो बहुत ही अच्छा रहा। पब्लिक ने भी एंजॉय किया है, टूरिस्ट भी बहुत अच्छे से इसको एंजॉय कर रहे थे। और मुझे उम्मीद है कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हम अपनी जिम्मेवारियों को भी निभाते हुए अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन जो बाकी इशूज़ हैं उसको भी क्लियर करेंगे। बागूरा क्रेनी के विधायक इरफान हफीज लोन ने चल रहे बर्फ हटाने के कार्यों की समीक्षा करने के लिए बारामूला में मैकेनिकल डिवीजन कार्यालय में नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। दौरे के दौरान पर्यवेक्षण अभियंता ने बताया कि अब तक 60% सड़कें साफ हो चुकी हैं। विधायक ने विशेष रूप से दूरदराज के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए शेष कार्यों में तेजी लाने के महत्व पर जोर दिया और टीम को आवश्यक सेवाओं की ओर जाने वाले मार्गों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। Kaç geçeyim bir yer? Bak belki yasak. देखिए, हम इस वक्त एक्जन यहाँ ऑफिस मैकेनिकल बारामूला है, बस यही मॉनिटर देखने आए कि जो स्नो क्लियरेंस है, लोगों के बहुत से डिमांड्स इसमें आ रही थी कि अभी हमारे रोड क्लियर नहीं हुए, तो हमने मुनासिब समझा हम यहाँ आए और इनकी हौसला अफजाई करें। यहाँ आए और हमने देखा कि पूरा स्टाफ जो है इसके साथ लगा हुआ है, दे आर ऑन इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्र गुजार है हम कि जो हम सब दुआ में थे कि अस गसे रहमत बारान सत अल्लाह ताला नवाजुन तो आबच क्राइसिस
तथ सत वनस सूरत हाल R&B की रोड मैकेनिकलस की रोड कह मेन नेशनल हाईवे बीकनस मगर R&B तो मैकेनिकलस अक्सी गाँवस मज दितमित अड़ रोड R&B अड़ दितमित मैकेनिकल उससे दिक्कत होती है। तो हम उम्मीद करते हैं जो एक ही गांव में जो अलग अलग महकमे को कुछ रोड मैकेनिकल को कुछ R&B को दिए गए हैं तो उससे कंफ्यूजन क्योस हो जाता है और अगर मैकेनिकल की गाड़ी पहले आती है एक रोड को साफ करती है क्लियर करती है स्नो क्लियरेंस हो जाता है तो दूसरा वहीं पर जो रोड होता है उसी गांव में वो पेंडिंग रह जाता है। तो उसे लोगों में वो ये समझ नहीं पाते, वो कहते हैं इसमें क्या लॉजिक है क्या रीजन है कि एक रोड हमारा क्लियर हो गया गाँव में दूसरा पेंडिंग है। तो हम उम्मीद करते हैं उसमें इंप्रूवमेंट हो जाए, कोई वे आउट निकाला जाए। और उसके साथ साथ हम इस वक्त देख रहे हैं कि मैकेनिकल डिपार्टमेंट रात से ही इस पे लगा हुआ है इस ऑपरेशन में। वी अप्रिशिएट, हम यहाँ पर आए सारे इस पे लगे हुए हैं, दे आर मॉनिटरिंग द सिचुएशन। वी होप कि इंशाल्लाह आज दिन में सारे रोड क्लियर हो जाएंगे और बहुत से रोड क्लियर हुए हैं। जैसे हमें मॉर्निंग से डिमांड आई थी वानीगाम तिलगाम रोड, पालपोरा, चंद्रसीर, बूरवनी, क्रेडी, वागुरा इलाका, खईपोरा, नंबलनार, उसी तरीके से चूंटपथरी, क्रेडी एरिया, सोलूसा, उठूरा, बंगडारा, रिंजी, पसनाग, बूसू, वोगुप, क्रांकशुन, पांजीपोरा, हाईगाम, हांजीपोरा, अलीबाग, तारजुआ, सीर। तो हम उम्मीद करते हैं उसमें से हम मॉनिटर करें बहुत सारे रोड कवर हुए होंगे और उम्मीद करते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने इसमें जो है जो लोगों के तवक्कात है उन पे खरे उतर पाएंगे और काफ़ी रोड इन्होंने कहा 60% रोड हमारे अभी तक क्लियर हो गए। सांसद अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र मीना अल्ताफ लाडवी ने आज पुंछ का दौरा किया और डाक बंगला पुंछ में एक बैठक का आयोजन किया जिसमें सभी जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को अपने अपने क्षेत्र में सही दिशा में कार्य करने के भी निर्देश दिए। ये इनॉग्रेट किया गया था 5013 करोड़ का ये प्रोजेक्ट जो कि पार्सल के लिए है। इसमें 29 प्रोजेक्ट्स हैं सर। 29 प्रोजेक्ट्स में 16 एग्रीकल्चर के हैं और जो बाकी के 13 हैं वो एलाइड डिपार्टमेंट्स के हैं जैसे हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री। पार्लियामेंट के अंदर जहाँ भी कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं स्टेट में हो या खास तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने बदल दी तो उसकी आप चले अपनी तरफ से अवेयरनेस कैंप वगैरह या जो आपकी ये फैसिलिटी जिन्होंने ये यूनिट्स एस्टेब्लिश किए उन्होंने फिर मेहनत से चलाया कि रातों रात भेज दिए क्या कुछ महीने बर्फ पड़ी थी उस सेक्टर में उन्होंने सभी डिसीज होगी आप मीटिंग करना। तो इसमें अगर मोटा मोटा जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपने उनकी डिस्ट्रिक्ट में ठीक चल रही है उनकी परफॉर्मेंस सिवाय हम RDSS और JDM में जैसे आपने कहा हम और मेहनत करेंगे। RDP सेक्टर की हमने 4 स्कीमों पर पकड़ बना ली है और हम लगभग दूसरे तीसरे नंबर पे हैं पूरी यूटी में। JDM के अंदर जो एरिया छूट गया था उसका भी सोल्यूशन मिल गया है, एडिशनल DPR हमने बनाई है और उसके भी टेंडर लग के सेंक्शन आने के बाद उसको भी जल्दी काम किया जाएगा। हालांकि जो हमारे जो RDSS के काम है उसका टाइम अभी 25-26 तक है, लेकिन उस 25 तक है तो उसके लिए भी हम पूरी कोशिश करेंगे उसको भी वापस बढ़ाएं। जैसा आपने हिदायत दी है कि जो यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर में, हॉर्टिकल्चर में और जितनी भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम इन आती हैं एग्रीकल्चर राइट सेक्टर में उस पर भी हम ज़्यादा तरजीह देंगे ताकि लोगों को इन्हीं तरीके से एम्प्लॉयमेंट जो है जैसे इन्हीं स्कीम से मिल जाए। BRO रोड के हवाले से DKG के स्ट्रेच में हमने 2 साल के बाद उसमें BT डालना शुरू किया है। 1 किलोमीटर जो है वो BT शुरू हो गया है लेकिन मौसम मार्च में फिर से सारा BT हो जाएगा। अब प्रयास में जो रोड बन रहा है उसमें जितने भी स्ट्रक्चर्स थे हमने MLA साहब की कोऑपरेशन के साथ उनको तोड़ा है और अभी सिर्फ 7 स्ट्रक्चर बकाया है, वो भी हम जल्दी से बना देंगे। नेशनल हाईवे के अंदर भी मार्च 25 तक हमारा ये कोशिश रहेगी कि हम टनल के अलावा जितना भी जो काम है उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। एक्विजिशन हमने पूरी कर ली है। तो आपको आता नहीं, ये BRO ने इस रोड को नेशनल हाईवे डिक्लेयर करवा दिया। इसका नाम नेशनल हाईवे 144 करके BRO है लेकिन ये नेशनल हाईवे डिक्लेयर हो गया। बस यही है सर। यहाँ पे जिस तरीके से मीटिंग कर यहाँ के तामीराती कामों का भी जायजा लिया गया क्या है? देखिए यहाँ मेरे लिए ये मीटिंग करनी ज़रूरी थी। दिशा एक प्रोग्राम है, एक स्कीम है, तो उसके तहत मेंबर पार्लियामेंट को डिस्ट्रिक्ट में मीटिंग लेनी होती है और ख़ास तौर पे जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमें हैं उनके बारे में मालूमात हासिल करनी होती है और उनके मामले में जो प्रॉब्लम्स हैं दिखते हैं
तो कहीं अगर वो हमारी लेवल पे हों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हों, तो मैंने कोशिश करनी है कि वो चीज़ें दूर हों और वो स्कीम जहाँ पे उनकी जो अमल दरामद है उन पे वो स्मूथली हो। तो उसकी वजह से मेरी ये पहली फर्स्ट मीटिंग थी मैंने की, तो डिटेल मीटिंग यहाँ की लोगों के साथ, और ख़ास तौर पे आजकल बिजली के हवाले से मैंने ऑफिसर्स को भी यही कहा, डीसी साहब को भी कहा कि लोगों को पावर के हवाले से आज परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये सर्दियों का मौसम है और अगर इनको कोई कंटेनमेंट करनी पड़ती है तो उसके लिए भी ये शेड्यूल बनाएं, लोगों को बताएं, ताकि लोगों को पता हो कि किस वक्त बिजली में कट होगा, तो मेंटली प्रिपेयर हो। उसका भी किया। ख़ास तौर पे आप जो सड़कों की हालत है उसको भी मुकम्मल तौर पे समझने की कोशिश की। BRO को भी कहा कि बहुत ज़रूरी है BRO की सड़क को जितना जल्दी हो उतना ठीक करे। जो मैं मुनासिब समझता था उनको इस सिलसिले में सजेशंस देनी, मैंने वो भी दी। तो पहले से वीकेंड के काम में बेहतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा और ज़रूरत है, गुंजाइश है कि ये सड़क जो जम्मू से पुंछ को आती है ये एक बेहतर सड़क बने, एक अच्छी सड़क बने, लोगों का ये हक है। तो उस सिलसिले में भी उनसे डिटेल बात हुई। हेल्थ मेडिकल एजुकेशन में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में, और फील्ड में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी गवर्नमेंट के लिए कि प्रायोरिटी पे इन पोस्टों को, ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल जो पुंछ का है उसको फुल्ली वहाँ पे स्टाफ जो है वो मिलना चाहिए। उस सिलसिले में भी डिटेल से बात हुई, और जिस फोरम में मुझे ये बात आगे करनी होगी मैं वहाँ करूँगा। बाकी उसके अलावा एजुकेशन है, एजुकेशन सेक्टर में भी काफ़ी पोस्टें टीचरों की खाली हैं, लेक्चरर्स की खाली हैं। तो मैंने भी एक तफसील जानने की कोशिश की, तो मेरी मालूमात में भी इजाफा हुआ। अब जो मेरे से होगा इस सिलसिले में मैं ज़रूर करूँगा। मेरे से पहले यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने यहाँ अपनी कैबिनेट के साथ, तो उनके नोटिस में भी ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। रजवाड़ हंदवाड़ा क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही मांग जचलदारा हंदवाड़ा में फायर एंड इमरजेंसी स्टेशन की स्थापना के साथ पूरी हो गई है। ये महत्वपूर्ण विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यकता को संबोधित करता है और स्थानीय निवासियों द्वारा इसकी व्यापक रूप से सराहना भी की गई है। इस उपलब्धि का श्रेय उपायुक्त कुपवाड़ा आयुषी सूदन, जिला प्रशासन और तहसीलदार जचलदारा सैयद बशारत रसूल के समर्पित प्रयासों को दिया गया है। इसमें कोशिश करनी है कि जब तक आपका ये शेड वेड बनेगा गैराज, जब तक इसको मतलब आपने किसी करेंगे तो वो ताकि ये जाम भी नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मीटिंग खुद देखो जी, सबसे पहले आप मीडिया का शुक्रिया कि आपने वक्तन पर वक्त राजवार के इस इश्यूज़ को लेके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन और हायर अथॉरिटीज़ ऑनरेबल एलजी साहब की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नोटिस में लाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी इलाके राजवार की, जो एक बड़ा फॉल फलंग इलाका है। उसमें बहुत सारे इंसिडेंट हुए जो फायर सर्विस ना पहुंचने की वजह से बहुत नुकसान हो गया। तो शुक्र है अल्लाह का कि आज एक वो डिमांड पूरी हुई और राजवार में फायर एंड इमरजेंसी सर्विस का स्टेशन वहाँ पर लागू हो गया और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस वहाँ पे पहुँच गई। हम तहे दिल से इलाके राजवार की तरफ से, आवाम की तरफ से और अपनी तरफ से हम डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदन जी हैं, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ऑनरेबल एलजी साहब की नोटिस में ये बात लाई और तहसीलदार जचलदारा ने जिसने इस इश्यूज़ को टेक अप किया हायर अथॉरिटीज़ के साथ, और शुक्र अल्लाह का कि आज वो डिमांड हमारी पूरी हो गई। हम बड़े खुश हैं और हमें उम्मीद है
कि एडमिनिस्ट्रेशन जो भी पब्लिक के इश्यूज होंगे, जो भी इलाके में मुश्किलातें होंगी, उनके ऊपर वक्तन पर वक्त वो बात करेंगे और उन इश्यूज को हल करेंगे। वार्ड अधिकारी लाल चौक एजाज अहमद ठाकुर ने आज कहा कि श्रीनगर में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों, गलियों और बाईलेन से बर्फ हटाने के लिए हमारे कर्मचारी और मशीनरी तैयार है। ट्रैफिक मूवमेंट मिनिमाइजर और बिजली पहले ही गायब हो चुकी है। कि लाल चौक में भी ऐसे लेन्स है जहाँ पर अभी बर्फ नहीं उठाएगी, तो उसके हवाले से क्या अपडेट है? आपने तो देखा ही होगा, तो हमारा जो बंदे लगे हुए हैं, जो हमारी सफाई कर्मचारी हैं, वो तो काम पे लगे हुए हैं। सारे पाथ हमने क्लियर कर दिया है, सारा घंटा का लाल चौक हमने क्लियर किया है और लेन्स बाय लेन्स अभी तो काम चल रही है। कभी कभी अगर कोई कोचा भी होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा देर तक। अभी फुटपाथ पर हमने देखा कि अभी भी बर्फ वहाँ ही है, तो क्या आपकी मैन एंड जो मशीनरी है वो उसमें लगी हुई है, कब तक साफ हो जाएगी? जी वो तो लगी हुई है, हमारी मशीन इस वक्त लगी हुई है, हाथ रोड से जा रही है। जो लिंक रोड है वो भी हमने क्लियर किए हुए हैं और जो पाथ है वो तो हमने क्लियर किया। अभी तो थोड़ी सी पाथ भी नहीं हुई है, तो वो भी हो जाएगी देर तक। वाटर लॉगिंग कहीं एक जगहों पर है, क्या आपकी मशीनरी और मोटर्स लगाए गए? जी तो वो तो लगे हुए हैं। आपने देखा कभी किसी जगह पानी जमा हो गया? किसी भी जगह कोई पानी जमा नहीं हुआ तो हमने उसके साथ साथ निकाल दिया पानी को। एसडीएम सुरनकोट फारूक अहमद खान ने घोषणा की कि मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जोरों शोरों पर है, जिसका उद्देश्य पोशाना तक कनेक्टिविटी बहाल करना है। स्थानीय आबादी की जरूरतों पर जोर देते हुए एसडीएम ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पोशाना के आसपास के इलाके घनी आबादी वाले हैं और सड़क तक पहुंच उनके दैनिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बर्फ हटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने और न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करने के लिए उन्नत मशीनरी से लैस टीमों को तैनात किया गया है। प्रशासन जल्द से जल्द हल्के वाहनों की आवाजाही के लिए सड़क खोलने के लिए लगन से काम कर रहा है, जिससे क्षेत्र के निवासियों को बहुत जरूरी राहत मिलेगी। सुबह से रात देर तक बारिश हुई है और स्पेशली मुगल रोड पे काफी बर्फबारी हुई है, जिसको देखते हुए मुगल रोड को ट्रैफिक के लिए हमने कम्प्लीटली बंद रखा है। स्नो क्लियरेंस के लिए मशीनरी वहां पे डिप्लॉय कर ली गई है और जो ही हम इसको क्लियर कर पाएंगे तब एडमिनिस्ट्रेशन एक कलेक्टिव डिसीजन लेगी और इसको ट्रैफिक के लिए फिर खोलेंगे। हाँ, कल भी कुछ लोग इसमें मुगल रोड पर फंसे थे। जी, कल शाम को कोई 5 बजे के करीब कोई 10 से 12 गाड़ियां थी और कोई 20 के करीब लोग थे जो वहां फंस गए और हमने बड़ी मुश्किल से स्नो कटर्स और जेसीबीज भेज के उनको वहां से निकाला है और सेफली हमने उनको रेस्क्यू कर लिया था। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि पोशाना तक, चूंकि वहाँ काफी पॉपुलेशन है जो वहाँ ही रहते हैं लोग, हमने वहां तक स्नो क्लियरेंस जो है वो स्टार्ट कर ली हुई है मॉर्निंग से और होपफुली हम शाम तक उसको ट्रैफिकेबल बना लेंगे पोशाना तक, जो आर्मी पोस्ट है वहां तक। यही गुजारिश रहेगी कि जब तक हम उसको पूरी बर्फ हटा न लें और वो सेफली ट्रैवल करने के लिए ना हो, तब तक रिक्वेस्ट रहेगी कि मुगल रोड से ट्रैवल करने का प्लान न बनाए। जब हम सेफली ये ट्रैवल के लिए बना लेंगे तब हम अनाउंस करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हम आपको अलाउ करेंगे, तब आप प्लान करें। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।